बोर्ड ऐप याद क्लब करके एक NFT का कलेक्शन है। उस कलेक्शन में जो आप NFT की इमेजेस देखोगे एकदम सिंपल कार्टून कैरेक्टर टाइप के आपको मंकी दिखेंगे। आप सरप्राइज हो जाओगे कि उस कलेक्शन को लॉन्च हुए 9 महीने हो गए हैं और आज के टाइम में उस कलेक्शन के अंदर जो 10,000 NFT है उसमें से आपको कोई भी NFT लेना है तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2 करोड़ से चालू होती है। वो कुछ टाइम पहले 3 करोड़ के आसपास उसकी प्राइस थी और जो 9 महीने पहले उसकी जो प्राइस थी वो 20,000 रुपये होती थी। ये देखा जाए कि BAYC जो बोर्ड है याद क्लब का NFT कलेक्शन है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसके इन्वेस्टर्स को 10,000 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है इन लेस देन 9 मंथ्स। हम सरप्राइज हो जाते हैं और कई लोग शॉक भी हो जाते हैं, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि NFT के पीछे जो वैल्यू क्रिएशन है वो कहाँ से हो रहा है। तो जनरली 3 टाइप के NFT कलेक्शंस या NFT जो होते हैं वो महंगे भाव में सेल होते हैं, जिनमें बायर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आर्ट वर्क हो, चाहे वो डिजिटल हो या ट्रेडिशनल हो, उसकी वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू डिसाइड करने वाला बायर होगा। कई ऐसे मॉडर्न आर्ट होते हैं उसमें आपको 2-3 स्ट्रेट लाइन दिखती है और आप देखते हो कि बड़ी बड़ी गैलरी में उनकी प्राइस भी $10 मिलियन में सेल होते हैं, कोई $20 मिलियन में सेल होते हैं। तो उनकी प्राइस इतनी उनको कैसे मिल पा रही है? जनरली जो आर्ट लवर होते हैं या फिर जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं वो वेल्थी लोग होते हैं, वेल्थी पर्सनस होते हैं और उनको कोई चीज़ पसंद आ गई, उनको लगा कि ये चीज़ बहुत क्रिएटिव है, उसमें उनको कुछ मीनिंग दिख रही है तो वो लोग ले लेते हैं। वो अपने को समझ में नहीं आती। वही सेम फंडा यहाँ पे NFT पे भी होता है। तो पहले टाइप के जो NFT होते हैं उनको बोलते हैं कि प्योर आर्ट बेस्ड NFT। कोई अच्छा आर्ट वर्क है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में बनाया गया है और उसके बाद में उसको NFT पे रिकॉर्ड करके सेल किया गया है। तो इस टाइप के जो NFT कलेक्टर्स जो होते हैं वो जनरली उस आर्ट के लिए पे करते हैं। तो बीपल एक आर्टिस्ट है। बीपल जो है NFT के सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है और उसने ही NFT की नई वेव लाई थी लास्ट ईयर। तो उसका एक NFT था 1000 डेज करके जो $69 मिलियन पे सेल हुआ था, एक इंडियन ने बाई किया था। तो वहाँ से NFT पे कई सारा एक वेव आया और कई सारे आर्टिस्ट वगैरह है जो जिनको पहले काम के काफ़ी कम पैसे मिल पाते थे। दिस गाइज आर अंडरपेड, इतना ज़्यादा उनको पेमेंट मिल नहीं पाता था आर्टिस्ट लोगों को। आज कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पहले $200 में कुछ काम करते थे, आज वो काम सेम काम जो है वो $2 लाख के आसपास करते हैं। तो ऐसे एक आर्टिस्ट अमृतपाल सिंह करके अपने इंडिया से ही बिलोंग करते हैं जो $200 के आसपास कमीशन वर्क करते थे पहले 2 साल पहले। और अभी आज के टाइम में उनसे कुछ भी आपको उनका टॉय फेस करके NFT कलेक्शन है उसमें से आपको कस्टमाइज NFT बनवाना है तो आपको एटलीस्ट $10,000 के आसपास पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से कई सारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, कई सारे अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है। उनको जो काम उनका पहले सेल नहीं हो पाता था आज के टाइम में सेल हो जाता है क्योंकि एक मार्केट प्लेस बन गया है जहाँ पे बायर्स और सेलर मिल जा रहे हैं, आर्ट को अप्रिशिएशन मिल रहा है और अच्छे प्राइस में उनका आर्ट जो है वो सेल हो रहा है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि NFT मार्केट में सप्लाई डिमांड का बहुत बड़ा मिसमैच है। यहाँ पे सेल करने वाले ज़्यादा है और खरीदने वाले कम है। तो होता ऐसा है कि 95% आर्टवर्क जो होता है वो कभी सेल ही नहीं हो पाता। सो खाली 1% NFT जो होते हैं, NFT कलेक्शन होते हैं, वो जनरली जिनकी प्राइस बढ़ती है और एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसमें या तो आर्टिस्ट की प्रोफाइल जो बीपल जैसी तो उसकी प्राइस ओवर द टाइम बढ़ जाती है या फिर सेकंड उसका हिस्टोरिकल रिलेवेंस हो। कोई NFT जो है 2017 में अगर लॉन्च हुआ हो जब NFT का सबसे फर्स्ट एरा था तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस अप्रिशिएशन मिल सकता है। जैसे लास्ट ईयर क्रिप्टोपंक जो था सबसे पहला NFT कलेक्शन था, तो क्रिप्टोपंक्स की जो NFT है उनकी प्राइस काफ़ी राइज हुई थी। आज के टाइम में क्रिप्टोपंक आप लेने जाओगे तो आपको 1 करोड़ के आसपास उसका पे करना पड़ेगा। सबसे सस्ता क्रिप्टोपंक भी आप लोगे तो उस टाइप से उसकी प्राइस राइज हुई थी। उससे पहले 2 साल पहले उसकी जो प्राइस थी वो 0 थी क्योंकि वो कुछ लोगों को लिमिटेड सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ब्रांडिंग और पैकेजिंग। आज के टाइम में आप लुई विटॉन देखते हो, बेलेंसिया देखते हो, जो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड है, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती बट वो पैकेजिंग और ब्रांडिंग में इतना खर्चा करते हैं, मार्केटिंग में इतना खर्चा करते हैं कि लोगों को बहुत बड़ा ब्रांड साउंड होता है। और जो भी प्राइस पे वो चीज़ ऑफर करते हैं उनके जो फर्स्ट डे पे उनका नया कलेक्शन सोल्ड आउट हो जाता है, उसमें विदिन सेकंड सोल्ड आउट हो जाता है। इतनी गजब उनकी ब्रांडिंग होती है। तो सेम ब्रांडिंग का फंडा NFT में भी चलता है। तो जितना ज़्यादा ब्रांडिंग किसी NFT कलेक्शन का किया जाता है, जितना ज़्यादा मार्केटिंग किया जाता है, जितने ज़्यादा सेलिब्रिटी लोग उस NFT को बाई करते हैं तो उतना उसका NFT की प्राइस अप्रिशिएट होने का स्कोप ज़्यादा रहता है। तो आप जब NFT में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि NFT जो है काफ़ी ज़्यादा नया मार्केट है। आने वाले टाइम में 99% NFT जो है वो 0 हो सकते हैं। खाली 1% NFT जो है काफ़ी बड़े कलेक्शन बन जाएंगे और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएंगे, जैसे मार्वल है, जैसे डिज्नी है। तो फ्यूचर के जो ब्रांड है वो NFTs बन सकते हैं, अच्छे अच्छे NFT कलेक्शन बन सकते हैं। बट यहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा है कि 99% जो NFT है वो 0 भी हो सकते हैं। तो आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप रिस्क काफ़ी ज़्यादा है तो रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा है। उतना ही पैसा डालो जितना पैसा आपका डूबने के चांसेस रहो, फिर भी आपको दिक्कत नहीं हो ज़िंदगी में। सो ये काफ़ी बड़ा मौका है आर्टिस्ट के लिए और कलेक्टर्स के लिए भी बड़ा मौका है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप स्लोली कैपिटल अलोकेट कर सकते हो अच्छे अच्छे NFT में और लंबा होल्ड करके चल सकते हो।